नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डी न्यूज पर हमारा खास शो मिड डे प्राइम। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबल और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल, अर्थ और कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी दिखाएंगे आपको तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले आइए रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली आज। राहुल गांधी की असम में 3 चुनावी रैलियां। केरलम के कोझिकोड में अमित शाह का मेगा रोड शो। पर्वतीय राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। फसलों के नुकसान पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह आज राज्यों के कृषि मंत्रियों से करेंगे चर्चा। अमेरिका का दावा, ईरान की धरती से ढूंढ निकाला अपना पायलट। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एयरमैन को बचाने गए एक अमेरिकी विमान को मार गिराने की बात कही है। कुवैत के मंत्रालय बिल्डिंग पर ईरान का बड़ा हमला। बिजली और पानी संयंत्रों को भी किया तबाह। बहरीन और यूएई में एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर किए गए हमले। इजराइल पर भी हुए हमले। और आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में हैदराबाद और लखनऊ के बीच भिड़ंत। दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु और चेन्नई होंगे आमने सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ जनादेश में। तो 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा करेंगे और कूच बिहार रास मेला मैदान में वो कूच बिहार जिले के 8 सीटों और अलीपुरद्वार के जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो कूच बिहार और अलीपुरद्वार के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री करेंगे प्रचार और चुनावी जनसभाएं दिग्गज नेता लगातार उन तमाम राज्यों में कर रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। तो पश्चिम बंगाल पर प्रधानमंत्री मोदी रास मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो केरल के कोझिकोड में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशाल रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को नई धार दी। बीजेपी उम्मीदवार केबी प्रकाश बाबू के समर्थन में आयोजित इस मेगा इवेंट में समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। एक सजे हुए खुले वाहन पर सवार होकर अमित शाह ने बेपौर निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों पर जनता का अभिवादन किया और भीड़ पर पुष्प वर्षा की। पूरे रास्ते में समर्थकों ने भारत माता की जय के नारों और भगवा झंडों के साथ माहौल को चुनावी रंग में सराबोर कर दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच निकले इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़े बड़े कटआउट्स का आकर्षण जो था वो देखने लायक था, वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। भाजपा नेता जेपी नड्डा आज असम के कामरूप में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का आज शाम 4:30 बजे इस जनसभा का कार्यक्रम है। तो भाजपा नेता जेपी नड्डा का केरलम और असम दौरा, जहां चुनावी बिगुल बज चुका है और लगातार जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इससे पहले जेपी नड्डा आज केरलम में एक हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम में भी शामिल हुए हैं। 1947 till 2017 what type of health policy we had? बीमार पड़ो, दवाई खाओ, ऑपरेशन कराओ और सारी जिंदगी दवाई खाते रहो और चलते रहो। Now our health policy is not only curative. First of all, it is preventive, promotive, curative, palliative, rehabilitative, and geriatric. So this is how we have taken a complete inclusive healthcare.
And it's not only in words, it has been translated now in deeds also. तो भाजपा अध्यक्ष उदय नवीन आज पुडुचेरी में चुनावी प्रचार करेंगे। सबसे पहले वो तिरुनलार में रोड शो करेंगे, वहीं उसके बाद मनावेली में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो मंडल अध्यक्ष और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से जुड़ी हुई एक बैठक भी करने वाले हैं। तो आज पुडुचेरी में रहेंगे उदय नवीन, जहां प्रचार में तेजी आएगी, चुचकी चुनाव से जुड़ा हुआ है। मनावेली में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ग्राउंड जीरो कूच बिहार पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं चुनावी अपडेट्स के साथ। सीधे शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, तो प्रधानमंत्री का अहम आज कार्यक्रम है यहाँ पर, तो मिशन पश्चिम बंगाल के लिहाज से किस तरह वहाँ की जनता जो है वो उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो चुनाव प्रचार है वो तेजी पर आ रहा है। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का उनका दौरा काफ़ी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कूच बिहार आने वाले हैं। ये उत्तर बंगाल का इलाका है, सिलीगुड़ी से लेकर आप कूच बिहार या फिर दार्जिलिंग की बात करें या कूच बिहार उसके आसपास के इलाके, तो दरअसल ये वो इलाका है जो एक तरह से बीजेपी के गढ़ के तौर पर बीते एक दशकों में जाना जाता है। और एक कसर रह गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी को लगता है कि जो कसर रह गई थी वो इस बार कोई और कसर नहीं छोड़नी है और इस इलाके से बढ़त लेनी है। इसीलिए जिन 54 विधानसभा सीटों को उत्तर बंगाल में माना जाता है उसमें बीजेपी 45 सीटें कम से कम जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। बीजेपी को लगता है कि अगर उत्तर बंगाल से बढ़त हासिल हुई तो फिर पश्चिम बंगाल की जो सत्ता है वो बीजेपी को हासिल करने में बहुत मदद होगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां बीजेपी बीते एक दशकों में काफ़ी मजबूत हुई है। और विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन हो या फिर लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन हो, अगर पूरे बंगाल से तुलना करें तो यहाँ सबसे बेहतर बीजेपी के रिजल्ट आते हैं। तो इसीलिए कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रखी गई है और यहीं से ममता बनर्जी सरकार पर, टीएमसी पर वो निशाना साधेंगे। बीजेपी जो आरोप पत्र लेकर आई है, एक एक कर उन मुद्दों को उठा रही, बीजेपी का कार्यकर्ता उठा रहे हैं। तो आज जब हम देखेंगे कि यहाँ से संदेश निकलेगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हैं, इसके लिए निगाहें लगी होंगी कूच बिहार पर। और वहीं जिन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर शैलेंद्र, वहाँ पर जनाधार बढ़ाने के लिए किस तरह से कैंपेनिंग को और मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और बूथ कार्यकर्ताओं को किस तरह से यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया गया है? देखिए, दो बड़े मुद्दे हम देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। आलू किसानों से जुड़े मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल में कई जगह पर आलू किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। उनका कहना है कि दरअसल जो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है, उनकी जो नीतियां हैं उसकी वजह से आलू किसान परेशानी में है। जो पास के राज्यों में आलू जाता था उसमें कमी आई है और कोई राहत एक तरह से राज्य की सरकार किसानों के लिए लेकर नहीं आई है। तो वो एक मुद्दा है जिसको हम देख रहे हैं कि जोर शोर से इस मुद्दे को स्थानीय बीजेपी नेता उठा रहे हैं। दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि जो खुला बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, उसमें जो फेंसिंग का काम है, जो बाड़ लगाने का काम है, उसमें हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने उस पर बड़ी पहल की है और काफ़ी उस पर प्रगति हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता है कि राज्य सरकार की जो भूमिका है जमीन देने की, जमीन उपलब्ध कराने की, उसमें वो अड़चन डालते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। और ये आरोप बीजेपी का है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बांग्लादेश से होने वाला घुसपैठ रुके। जो अवैध घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो बहुत जोर शोर से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार और ममता बनर्जी का एक सह है ऐसे घुसपैठियों को लेकर, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। हम जानते हैं शैलेंद्र की एसआईआर के बाद यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के, तो क्षेत्रीय समीकरणों को आप किस तरह से बदलते हुए देख रहे हैं उस लिहाज से? देखिए, हम जानते हैं कि वामपंथी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और अब आप देखें तो पिछली 3 बार से टीएमसी की अगुवाई में ममता बनर्जी यहाँ पर सत्ता में बैठी हुई हैं। तो ऐसे में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसकी बड़ी
चर्चा होती है। आप कुछ पूछ रही थी? नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि बीजेपी को लगता है कि पिछले चुनाव में जो कोर कसर रह गई थी, उसमें जो रणनीतिक कमियां थी, उनको वो दूर करके सत्ता को हासिल कर सकती है। क्योंकि चुनाव दर चुनाव अगर आप विधानसभा देखें, लोकसभा देखें, तो बीजेपी को लगता है कि उसका जो मत प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। वो जो अंतर है सत्ता में आने का या विपक्ष में बैठने का, उसको पाटने में बीजेपी कामयाब होगी। क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर है, वामपंथी दल इक्का दुक्का देखें तो सीटों पर देखें तो उनका भी एक तरह से देखें जनाधार खत्म हो चुका है। तो ऐसे में सीधी लड़ाई एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। तो वो समीकरण स्पष्ट तौर पर पूरे राज्य में, पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। बिल्कुल, जिस पर जनादेश जनता जल्द देगी। और आइए अब रुक करते हैं हम धीरज कुमार का, जो कि एर्नाकुलम केरल से जुड़ गए। वापस आएंगे शैलेंद्र आपके पास। धीरज, अगर हम केरल की बात करें यहाँ, तो साफ तौर पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई है, वहीं एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर हम केरलम की राजनीति को देखें। ऐसे में जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो किस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो एक तरफ एलडीएफ है और एक तरफ दूसरी तरफ यूडीएफ है, और दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एलडीएफ 10 साल से सत्ता में है, जाहिर सी बात है उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी की बहुत बड़ी चुनौती है, और उसकी एंटी इनकम्बेंसी को पाट कर यूडीएफ जो है, यूडीएफ चाहती है कि हम सत्ता में आ जाएं। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो चुनावी सभा है वो काफ़ी देखने को मिली है हमें केरला में। और कांग्रेस का जो गठबंधन है, यूडीएफ गठबंधन, वो चाहती है कि जो उसके जो नाकामी वाले जो मुद्दे हैं, चाहे पलायन के मुद्दे हों या जो सड़कों के निर्माण का मुद्दा हो या जो खेती किसानी का मुद्दा हो, तो उस मुद्दे के जरिए कांग्रेस इस बार सत्ता में आना चाहती है। हालांकि अगर दोनों गठबंधन की, अगर एलडीएफ और यूडीएफ की बात कर लें, तो दोनों गठबंधन ये सोच कर चल रही है कि किसी भी तरीके से एनडीए को केरल में प्रवेश नहीं करने देना है। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो बीजेपी जो 2021 के चुनाव में जिस प्रकार से उन्हें खाता भी उनका नहीं खुला था, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ के चुनाव को त्रिकोणीय बनाया है। और उस त्रिकोणीय बनाने के पीछे की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जो नब्ज है उसको पहली बार पकड़ने की कोशिश की है। और अगर हम मुद्दों की बात कर लेते हैं, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जो पलायन का जो मुद्दा है, जो युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण युवा जो बाहर चले गए थे, उनका जो मुद्दा है उस मुद्दे को पकड़ा है। इसके अलावा यहाँ की जो खेती है, चाहे रबर की खेती हो या धान की जो खेती होती है, दो मुख्य खेती है यहाँ की, वहाँ पर जो किसानों का जो मुद्दा है एमएसपी का, उसको उठाकर भी केरल की जनता के साथ जुड़ना चाह रही है। और कल जो एक संवाद प्रधानमंत्री ने तिरुवला की रैली में जनता के साथ किया, एक भावनात्मक एक लगाव जुड़ने की कोशिश की यहाँ की जनता से कि किस तरीके से जो खाड़ी के देशों में युद्ध का समय चल रहा है, खाड़ी के देशों में केरल के लगभग 10 लाख से अधिक जो लोग हैं वो केरला में रुके हुए हैं। और कांग्रेस अनाप शनाप बकती है। कांग्रेस का जो चुनावी प्रचार है वो बिल्कुल देश विरोधी तरीके का है। कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी युद्ध के समय में खाड़ी देशों के बारे में कुछ बोले, जिससे कि भारत का जो संबंध है वो संबंध खराब हो जाए। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग खाड़ी के देशों में हैं, हमारी लगभग 1 करोड़ की जो जनता है वो वहाँ अभी फंसी हुई है, हम उसके सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा संबंध किसी तरीके से वहाँ खराब नहीं हो, ताकि हम अपने लोगों को वहाँ सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल। तो केरलम की राजनीति की अगर बात की जाए तो इस बार मुकाबला बेहद केरला के साथ। बिल्कुल धीरज, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच वर्चस्व की लड़ाई के साथ साथ बीजेपी कैसे सेंध लगाएगी इस बार के चुनावी बिसात में, ये देखना होगा। आकाश, वापस आएंगे, हम सीधे रुक करेंगे इस वक्त अश्विनी मिश्र का, जो कि होजई असम से जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि परिसीमन के बाद असम की जो राजनीतिक जमीन है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद इस बार के चुनावों में की जा रही है। किस तरह से क्षेत्रीय समीकरणों को आप बदलाव के साथ देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनावों में परिसीमन के बाद?
जी, आंचल निश्चित तौर से परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़े इसके राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे जब जनादेश आएगा। एक दो अपडेट मैं ये बता दूं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहीं होजाई में रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियों को कल संबोधित करेंगे, डिब्रूगढ़, होजाई और बारपेटा में। आज की अगर बात करें तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विश्वनाथ में रैली कर रहे हैं, कामरूप में रैली कर रहे हैं, गोलाघाट में रैली कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री 6 तारीख और 7 तारीख को लगातार जो है सिलचर और लोअर असम जिसको कहा जाता है वहाँ पर राजनीतिक रैलियों को संबोधित करेंगे। पूरी तरीके से शबाब पर है यहाँ असम का चुनाव, क्योंकि 9 तारीख को मतदान होना है। परसीमन की आपने बात की, परसीमन बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर देखें तो इससे पहले जब 2016 के चुनाव थे तो ये आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 35 सीटें ये थी जहाँ पर परिसीमन न होने की वजह से परिसीमन का पूरे देश में परिसीमन हो चुका था 2001 और 2011 की जनगणना के आधार पर, लेकिन असम ही एक ऐसा राज्य था जहां पर परिसीमन नहीं हुआ था। 2023 में परिसीमन होने के बाद अब 35 में से जाकर 22 सीटें ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक बहुल हैं। परिसीमन में बहुत सारी विधानसभा की सीटें दूसरी विधानसभाओं में जाती हैं, कुछ सीटें ज्योग्राफिकली वो चेंज होती हैं। तो जो सियासी और भौगोलिक नक्शा है वो पूरी तरीके से बदल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक बहुल सीटें जो थी वो अब कम हुई हैं और प्रतिनिधित्व जो है वो स्थानीय जनजातीय समुदाय को ज़्यादा मिला है, जो इंडिजिनस पीपुल होते हैं। असम की राजनीति निश्चित तौर से इंडिजिनस पीपुल, इंडिजिनस पॉलिटिक्स, इंडिजिनस रेस्पेक्ट और इंडिजिनस सेल्फ रिस्पेक्ट, अस्मिता, इन सब मुद्दों पर, संस्कृति पर निर्भर करती है। तो परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर और बहुत बड़ा चुनाव पर प्रभाव डालने वाली स्थिति होगी। अल्पसंख्यक सीटों की अगर बात करें तो AIUDF जिसने 16 सीटें पिछली बार जीती थी, उसने इस बार 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वो अधिकतर वो सीटें हैं जो अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं। धुबरी हुआ, अन्य सीटें हुई, लोअर असम की सिलचर से सटे हुई सीटें हुई, इन सब सीटों पर AIUDF ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन AIUDF का इस बार कांग्रेस से गठबंधन नहीं है। किसी तरीके का ध्रुवीकरण ना हो, क्योंकि AIUDF से गठबंधन करने के बाद कांग्रेस को उत्तरी असम में, ऊपरी असम में नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इस बार AIUDF अलग है। तो निश्चित तौर से परिसीमन का असर भाजपा और कांग्रेस गठबंधन की सीटों पर तो पड़ेगा ही। ये राजनीतिक भविष्य तय करेगा AIUDF जैसे राजनीतिक दलों का, जो कि माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। और क्या जनादेश होगा, ये स्पष्ट होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात उठाई। खास तौर पर अगर अश्विनी देखें तो जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो अपने आप को असमिया अस्मत का रक्षक मानते हैं, लेकिन बीते सालों में अगर देखा जाए तो तमाम क्षेत्रीय दलों की साख कहीं ना कहीं कम हुई, क्योंकि वो ओवरशैडो हो गए बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा। इस बार किस तरह का आप राजनीतिक पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं, क्योंकि चाहे हम बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनावी प्रचार प्रसार में हैं। निश्चित तौर से देखिए, बीजेपी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हुए जनता के चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन यहाँ पर किए हैं। असम गण परिषद जो कि यहाँ का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट जो कि यहाँ का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उन दोनों के गठबंधन जो है भाजपा के साथ हैं। और 126 सीटों में अगर आप देखें तो 89 सीटें भाजपा ने ली हैं और अपने अन्य सहयोगी दलों को ये सीटें दी हैं। तो ये क्षेत्रीय दलों का महत्व निश्चित तौर से यहाँ की राजनीति में बेहद अहम हो जाता है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि कांग्रेस के अलावा 5 अन्य जो यहाँ पर राजनीतिक दल हैं उनसे गठबंधन किया है, जिनमें असम जातीय परिषद AJP जिसको कहा जाता है, AGP भाजपा के साथ है, AJP जातीय परिषद जो है कांग्रेस के साथ है, हिल लीडर्स जो एसोसिएशन है पार्टी वो कांग्रेस के साथ है, रायजोर दल जो है वो कांग्रेस के साथ है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनको साथ लेकर वो असम के मुद्दे पर, असम की अस्मिता के मुद्दे पर, असम की संस्कृति, असम के स्वाभिमान, असम के क्षेत्रीय मुद्दों पर वो चुनाव लड़े। और दिलचस्प बात ये थी कि पिछले अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 14 सीटें ऐसी थी जिन पर राजनीतिक दलों का जो जीत और हार का अंतर था भाजपा और कांग्रेस के बीच में, गठबंधन के बीच में, वो महज 5000 वोटों से कम का अंतर 14 सीटों पर था। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इससे ज्यादा वहां पर वोट कहीं ना कहीं पाए थे। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। तो कांग्रेस को ये उम्मीद है कि रायजोर दल हुआ, जातीय परिषद हुई, हिल काउंसिल हुई, इन सबसे CPM, CPI इन सबसे गठजोड़ करते हुए वो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हुए क्षेत्रीय वोट को कंसोलिडेट कर पाएगी। और वही कांग्रेस भाजपा की ये कोशिश है कि असम गण परिषद जो कि बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और उसने यहाँ पर इससे पहले सरकार भी बनाई अपनी अगुवाई में, असम गण परिषद, भारतीय जनता पार्टी और बोडो पीपुल्स फ्रंट,
ये अपने गठबंधन को जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिल्कुल, और अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ जिस भी पार्टी ने दिया वो राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं उसने मुंह की खाई, चाहे हम बात करें लोकसभा चुनाव की जब आप पार्टी कांग्रेस के साथ आई, या बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जब सपा की साइकिल की हवा भी निकलती हुई नजर आई थी। वापस रुक करते हैं शैलेंद्र मिश्र का, जो कूच बिहार से जुड़े हैं। शैलेंद्र, इस बार पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर को आप कितना बड़ा अहम मुद्दा मानते हैं? जब हम महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी, और जब आर्थिक विकास की बात आती है तो उसमें महिलाओं का योगदान अहम है, तो इस बार के चुनावों में अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, एम फैक्टर कितना बड़ा गेम चेंजर? देखिए, पिछले अगर 1-1.5 दशक का ट्रेंड देखें तो हर राज्य में हम देख रहे हैं कि महिला एक बड़े फैक्टर के तौर पर चुनाव को प्रभावित करती है। इस बार पश्चिम बंगाल में थोड़ा अलग ये है कि महिलाएं मुखरता से इस बात को कह रही हैं कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। रात को घरों से निकलने में उनको डर लगता है। उनकी बेटी अगर कोचिंग जाती है या फिर ट्यूशन जाती है तो फिर उन्हें डर रहता है कि जब तक बेटी घर ना आ जाए। ये एक चिंता उभर कर आई है। मैं उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी में था, फिर यहाँ कूच बिहार में हूँ। ये हमने देखा है और कैमरे पर भी वो बोल रही हैं और कैमरे को जब आप बंद कर दें तो इस बात को बहुत मुखरता से कहती हैं कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो चिंतित नजर आती हैं। तो ये सीधा एक तरह से आरोप राज्य सरकार पर जाता है और उनकी विफलता पर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में रहने वाला है। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझी जा सकती है जब आप पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर जाएं कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। उसको किस तरह से ममता बनर्जी उस चुनौती को पार पाएंगी, क्योंकि महिलाएं इस बारे में मुखरता से बोल रही हैं, क्योंकि पिछले चुनाव तक उतनी मुखरता से नहीं बोल रही थी। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आती है। हमने देखा है कि महिलाओं की अच्छी भागीदारी है, बाकी राज्यों को मुखरता से उठा रही हैं इस बार। तो ये कैसे चुनावी जो नतीजे हैं उस पर असर डालेगा, ये देखना होगा। धीरज के पास चलते हैं। धीरज, अगर हम केरल की बात करें और खास तौर पर कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वहां पर नो कम्युनिकेशन पॉलिसी बहुत हावी है, यानी कि आला कमान के साथ संवाद की स्थिति होती नहीं है, और ऐसे में सीएम फेस को लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी में आपसी रार है केरलम विधानसभा चुनाव को लेकर। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ संवाद की कमी है और संवाद की कमी का नतीजा ही हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्रमुख नेता हैं के सतीशन, जो कि मुख्यमंत्री के मुख्य रूप से उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से, यूडीएफ की तरफ से माने जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जबकि चुनाव में आते हैं तो महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि जो केरल का जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो वोट है वो ज़्यादा है, हम सभी जानते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ आकर चुनावी सभा में साफ तौर पे कहा कि हम केरल में महिला मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं, और राहुल गांधी के कहने के बाद जो केरल का जो कांग्रेस है उसके अंदर ही अंतर्विरोध शुरू हो गया, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के प्रमुख उम्मीदवार थे उनका ही साफ तौर पर यह कहना था कि राहुल गांधी ने महिला उम्मीदवार का नाम उठाकर एक तरीके से जो पुरुष जो कांग्रेस के नेता हैं उनको एक तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की है। तो राहुल गांधी की जो यहाँ चुनावी सभा हो रही है, उस चुनावी सभा में वो अपनी बात कह रहे हैं, जबकि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय नेता अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरे केरला में अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का है वो एक तरीके से नदारत है। यहाँ शशि थरूर की बात सुनी जाती है, यहाँ के सतीशन की बात सुनी जाती है। ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव प्रचार के जरिए जनता को एक तरीके से कांग्रेस की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी के चुनावी सभा की बात कर लें तो कल भी उन्होंने जो चुनावी सभा में की है उसमें उन्होंने स्थानीय मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। कल जो तिरुवला की रैली में प्रधानमंत्री ने एक बात जरूर कही थी कि राहुल गांधी आते हैं केरल तो महिलाओं की बात करते हैं। तो हमने जो 2029 के जो चुनाव हैं उन 2029 के चुनाव तक हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को जो 33% जो आरक्षण का जो उनका सीट है वो सीट 2029 में मिलना चाहिए। तो अब राहुल गांधी को बिल्कुल तो साफ तौर पर तो राहुल गांधी को इस पे जरूर संसद में आके बोलना चाहिए कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो साफ तौर पर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन ये इन वादों पर तो जनता की उम्मीदों पर प्रत्याशी कितना खरा उतर पाएंगे, इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, धीरज और शैलेंद्र, आपका इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए।
तो जनादेश में चुनावी राज्य से जुड़ी इन तमाम अपडेट्स में अभी के लिए इतना ही। आगे भी जो लगातार अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपके साथ करते रहेंगे साझा। और मिड डे प्राइम में वक्त थोड़े से ब्रेक का है। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में का स्वागत। और अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। इस सप्ताह उत्तर भारत के राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और साथ ही साथ ओलावृष्टि से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में हिमपात के कारण कई महत्वपूर्ण सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। बारिश की वजह से कुछ स्थानों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। बारिश से कुछ निचले इलाकों में जलभराव भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ। मंगलवार और बुधवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ओलावृष्टि, गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लाहौल और स्पीति के साथ साथ कुल्लू और ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटों में हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 अप्रैल तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। कुछ राज्यों में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और पाला पड़ने से फसलों को काफी नुकसान हुआ। किसानों की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को फसल क्षति की समीक्षा करने और संबंधित राज्यों के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता न करें, संकट की इस घड़ी में मोदी सरकार किसानों के साथ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आज संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों से फसल क्षति के संबंध में चर्चा भी करेंगे। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया मामले का संज्ञान। किसान के हित के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अतिवृष्टि, ओला और पाला से जो नुकसान हुआ है उसका संज्ञान लिया गया है सरकार द्वारा और किसानों के हित के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। आज दुनिया भर में ईस्टर डे का उल्लास और पुनरुत्थान का जो पर्व है उसे मनाया जा रहा है। चाहे को इस दिन का धार्मिक महत्व है, वहीं ये विश्वास, उम्मीद और जीवन के नए आरंभ का प्रतीक भी है। विशेष रूप से जो तमाम चर्च हैं वहाँ प्रार्थनाएं और भव्य आयोजनों के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। और आप देखिए ये रिपोर्ट। ईसाई धर्म के अनुयायी आज ईस्टर डे यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। इस दिन को ईस्टर संडे भी कहा जाता है, जो पवित्र सप्ताह के अंतिम दिन मनाया जाता है। ये दिन हमें जीवन में उम्मीद और विश्वास के महत्व का एहसास कराता है। इस दिन विशेष रूप से चर्च में प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, जहां लोग एकत्रित होकर प्रभु यीशु की पुनरुत्थान की महिमा का गुणगान करते हैं। ईस्टर डे की पूजा में विशेष रूप से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और उनके बलिदान की महिमा का सम्मान किया जाता है। चर्च में रात के समय मोमबत्तियों की रोशनी में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके बाद दिन के समय मुख्य आयोजन होता है, जब श्रद्धालु एकत्रित होकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की खुशी और आशीर्वाद का उत्सव मनाते हैं। इस दिन खास तौर पर ईस्टर एग हंट और पारंपरिक ईस्टर लंच का आयोजन किया जाता है, जिसमें परिवार और मित्र मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं।
ईस्टर संडे की एक प्रसिद्ध परंपरा है ईस्टर एग हंट, जिसमें बच्चे रंग बिरंगे अंडों को ढूंढने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये अंडे अक्सर चॉकलेट या सजावटी होते हैं और ये जीवन के पुनर्वितरण का प्रतीक माने जाते हैं। ये परंपरा खुशी, उत्साह और मिलनसारिता को बढ़ावा देती है। ईस्टर डे का पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में नई आशा और विश्वास का संचार भी करता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि जैसे प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, ठीक वैसे ही हम भी अपनी जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को पार कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम अपने समाज में प्यार, शांति और सामूहिकता का विस्तार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज दुनिया भर में ईस्टर डे का उल्लास अगर देखा जाए, उसे पुनरुत्थान के पावन पर्व को मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईस्टर ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। प्रभु यीशु मसीह के पुनः अवतरित होने का ये दिन हमें सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर आइए हम सद्भाव, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराएं, एक बेहतर भविष्य की दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईस्टर के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पवित्र दिन आशा और नए जीवन का संदेश देता है। ये सभी के जीवन में शांति, आनंद और उजाला लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को हम सभी को दयालु बनाने और समाज में एकता और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने के लिए वो प्रेरित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का आज समापन हुआ। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, आचार्य चिदानंद सरस्वती सहित तमाम दिग्गज लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति के द्वारा 3 किताबों का विमोचन किया गया। बुद्धा सीओ क्वांटम फाउंडेशन और आयुष मंत्रालय के परस्पर सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मानसिक और आंतरिक शांति, समग्र जीवन शैली, ग्लोबल पीस पर फोकस रहा। इसके साथ ही गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर में मेडिटेशन को कैसे बढ़ाया जाए, प्रसारित किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि भगवान के बारे में हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन एक बात तय है, आत्म परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर देता है। Every coin got its own two sides. Even the worst speaker also can give you one very special message. That is where our consciousness, in reshaping ourselves, introspecting our own inside, all these things can happen. And meditation is one instrument that enlightens everybody. भारतीय रेलवे बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तारीकरण की योजना पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए लगभग 1500 AI कैमरे लगाए जाएंगे, जो चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। हर कर्मचारी और वेंडर को ID कार्ड और जैकेट दी जाएगी, जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित हो पाए। बाय टैक्सी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर नए साइनेज बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे। वहीं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिजाइन के कोच और बेहतर टॉयलेट्स के मॉडल तैयार की। मौजूदा कोच को अपग्रेड कर एक सैंपल कोच तैयार किया गया। तो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में मार गिराए गए फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान की धरती से F-15E के 2 क्रू मेंबर्स में से एक को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने सुरक्षित वापस निकाल लिया था।
जबकि एक लापता था। ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे जांबाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया। सोशल मीडिया ट्रुथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि क्रू मेंबर ऑफिसर, जो कि एक बहुत सम्मानित कर्नल भी है, अब सुरक्षित है। ये जाबाज अफसर दुश्मन की सीमा के काफी अंदर फंस गया था और ईरानी लड़ाके लगातार उनकी घेराबंदी कर रहे थे। दर्जनों आधुनिक विमानों ने हमला बोलकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया। इसके अलावा ट्रंप ने बताया कि कल यानी शनिवार को एक और पायलट के सफल रेस्क्यू को किया गया है, जिसे सुरक्षा कारणों से कंफर्म नहीं किया, क्योंकि दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरे में वो डालना नहीं चाहते। अमेरिकी सेना के इतिहास में पहली बार जब 2 अमेरिकी पायलट्स को दुश्मन के इलाके में अलग अलग बचाया गया है। तो जंग का 37वां दिन है आज। ईरान ने कुवैत पर बड़ा हमला किया। ईरान ने कुवैत के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर ड्रोन से हमला किया। इससे दोनों संयंत्रों को नुकसान पहुंचा। 2 बिजली संयंत्रों से उत्पादन होना लगभग बंद हुआ, जिसकी वजह से ये सेवा से बाहर हो गए। वहीं कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा कि ड्रोन हमले के बाद उसके शुवैख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लगी। इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने बहरीन, यूएई के एल्यूमिनियम प्लांट और इजराइल पर भी हमले किए। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के पास समझौता करने या स्ट्रेट खोलने के लिए अब केवल 48 घंटे शेष हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की भी बात दोहराई। ट्रंप अब तक हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने कहा कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफ़ी भरा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी का मतलब है कि ट्रंप के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं आरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने चेतावनी दी कि अगर इलाके में तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके को नर्क में बदल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमलों के दावे की बात भी कही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि तेहरान में किए गए एक भीषण हमले में कई ईरानी सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने सैन्य नेताओं के मारे जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले में और भी नुकसान हुआ है। तो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के महशर पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में इजराइल ने हमला किया। इलाके में भीषण आग और धुएं के गुबार देखे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 5 लोग घायल हुए। फिलहाल प्रशासन का आग पर काबू पाने का दावा है। इस हमले की जिम्मेदारी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ली। उनका कहना है कि इजराइल ने संयंत्र को निशाना बनाया क्योंकि यहाँ विस्फोटक और मिसाइल सामग्री को बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र को कड़े शब्दों में पत्र लिखा और हाल ही अमेरिकी और इजरायली हमलों पर गंभीर चिंता जताई। 4 अप्रैल को जारी इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले एक बड़े रेडियोलॉजिकल खतरे को जन्म दे सकते हैं। बुशहर परमाणु संयंत्र के पास चौथा हमला होने के बाद स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। अराक्ची ने कहा कि ये एक असहनीय स्थिति है, जिससे रेडियो धर्मी रिसाव का खतरा बढ़ गया। उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा कि ऐसे संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इस तरह के हमले न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र की आम जनता को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं। ईरान ने इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है। और जिस तरह से पश्चिम एशिया में हालात चल रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल सेवानिवृत्त एसपी अस्थाना साहब, रणनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ। अस्थाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। पहला सवाल ये कि जिस तरह से ये अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन युद्ध में जिस तरह की सूचनाएं आती हैं, क्या भ्रामक है क्या सही, उसका फैसला करना बेहद कठिन होता है। और राष्ट्रपति ट्रंप की बात की जाए तो वो अपने बयानों से पलटने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप जिस हिसाब से बयान देते हैं और उसके बाद में उनके बयानों में उतनी ना तो मैच्योरिटी नजर आती है, ना ही कोई डिपेंड कर पाता है और उसके बाद वो बयान से पलट भी जाते हैं। अब ये देखिए 48 घंटे का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, ये अल्टीमेटम वो पहले भी दे चुके हैं। ये तो एक्सटेंशन था जो 10 दिन का था, जो कि अभी समाप्त होना है 6 अप्रैल को। जी। अब ईरान ने पहले ही बता दिया है कि उन्हें
उन्होंने इसका पलट जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि जो आप बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे फायर करेंगे तो हम भी उसी मुताबिक पलट फायर करेंगे। अभी जिसे इसी चीज को हम जैसे बोलते हैं मिलिट्री में एस्केलेशन डायनेमिक्स में, हर बार एक स्टेप जैसे ही अमेरिका ऊपर चलता है वैसे ही ईरान भी उसी मुताबिक पलटवार कर रहा है जी। अब। लेकिन भीषण स्थिति इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अब सिविलियन टारगेट के ऊपर, एनर्जी टारगेट के ऊपर और ऐसे टारगेट्स जो कि लड़ाई में इस्तेमाल, जिनके ऊपर वार नहीं होना चाहिए जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है और बड़े रौब से प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं, जो कि एक तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन है और ये उल्लंघन है जो कानून है, इंटरनेशनल कानून जो उनका उल्लंघन है। और उसके साथ साथ अभी जाहिर है कि पलटवार भी उसी मुताबिक होगा। ईरान ने उसी मुताबिक, जैसे कि उन्होंने पहले बोला था कि जी मैं आपके पावर प्लांट के ऊपर हमला करूंगा, न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला करूंगा और आपके पानी के प्लांट्स के ऊपर हमला करूंगा। अब ईरान भी उसी मुताबिक उन्होंने लिस्ट जारी की है कि वो भी उसी मुताबिक जो नजदीकी अरब देश हैं जहां पर उन्होंने अमरीकियों को उन्होंने शरण दे रखी है और अमरीकियों को मदद दे रखी है लड़ाई के लिए, तो उस जगह पर भी वो इन्हीं टारगेट्स का इस्तेमाल करके और इसी पर मैं आना चाह रही थी असाना साहब, क्योंकि युद्ध का नैरेटिव कहीं ना कहीं चेंज हो गया, वो अब कहीं ना कहीं एनर्जी वॉर में तब्दील हुआ है। लेकिन जिस तरह से खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है ईरान, ये कहीं ना कहीं डोमिनिकन इफेक्ट जिसे हम युद्ध की भाषा में बोलते हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस वजह से मध्यस्थता की बात की जाए या युद्ध कब रुकेगा, ये तमाम जो सवाल है वो अभी उनके जवाब अंधेरे में है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये इस तरीके से बातचीत होती है और खाड़ी के देश को तो निशाना बनाना ईरान की एक मजबूरी बन गई है। कारण क्या है कि देखिए, ईरान के पास इतनी लंबी मार की मिसाइल नहीं है। अमेरिका को डायरेक्टली तो टारगेट नहीं कर सकता, डायरेक्टली वो टारगेट कर सकता है या तो इजराइल को, जो वो कर रहा है, और बाकी अमेरिकी बेस जितने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका ईरान के ऊपर हमला हुआ है अमेरिकी बेसों से, जिनके जो हैं उनके आसपास के देशों में। तो आसपास के देशों को उसने पहले भी कहा था कि भाई आप ये तो जो आपके बेस हैं, अगर वहां से हमला होगा तो मैं उन बेसिस पे हमला करूंगा। अब जब उन्होंने उन बेसिस पे हमला करा तो सारे के सारे अमेरिकी जाके सिविल इलाके में छुप गए। तो जाहिर है कि फिर जहां जहां उन्हें नजर आया कि शायद यहाँ हो सकते हैं तो वहां हमला करा। उसके बाद में जब उन्होंने एनर्जी ग्रिड पे हमला करा तो ईरान ने बोला कि भाई ठीक है, अमेरिका और इजराइल से कनेक्टेड जो भी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो अमेजोन का ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उस पर हमला करूंगा। मेरे लिए फिर वो लेजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं। तो इस मुताबिक ये इसको बोलते हैं, हर एक एक स्टेप पर एस्केलेशन डायनेमिक्स में एस्केलेशन होता जा रहा है और इस एस्केलेशन के दौरान मध्यस्थता या बातचीत के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अब जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप दादागिरी में बता रहे हैं कि नहीं, आप 48 घंटे में अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला और मैं वो क्या जो होते हैं ना, इट विल बी हेल। अब इट विल बी हेल की कहानी ये है कि अभी तक हेल से कम तो नहीं है जो कुछ अभी तक चल रहा है जी। तो इसके अलावा वो करेंगे क्या प्रेसिडेंट ट्रंप? मैक्सिमम यही होगा कि उसको फायर का और ज्यादा करेंगे और ऐसे ऐसे टारगेट करेंगे जो अभी तक टारगेट नहीं होने चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है असाना साहब, क्योंकि रक्षा बजट को बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया गया है और ऐसे में अगर हम जिस तरह से नेवी कमांडोज को पहले तैनात किया गया और अगर हम बात करें जो फाइटर जेट्स हैं, कितना नुकसान झेलने की क्षमता, यानी कि उसकी एपेटाइट कितनी ज़्यादा है अमेरिका, क्योंकि अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो इस तरह के रक्षा नुकसान को झेलने का मादा मुश्किल कर देता है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को। बिल्कुल, आर्थिक व्यवस्था से ज्यादा रेपुटेशनल कॉस्ट है। अमेरिका की रेपुटेशनल कॉस्ट को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी जेट मारे गए, आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले बोला कि उनका एयर डिफेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्होंने अनाउंस किया हम लड़ाई जीत चुके हैं, उनका एयर डिफेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसके बाद उनके जेट उड़ जाते हैं, तो जाहिर है कि किरकिरी तो हुई, पूरे विश्व समुदाय के सामने किरकिरी हुई। तो ये एक रेपुटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज क्या है कि जो अब वो ये बोल रहे हैं कि अभी मैंने अपने मेरीन भेज दिए, मैंने अपने स्पेशल फोर्सेस भेज दिए, मैंने एम्फीबियस ट्रूप्स भेज दिए। देखिए, इन सब की संख्या आके तकरीबन अगर 50,000 होती है, 50-60 हजार मान लीजिए, तो ईरान की जो आर्मी है वो है तकरीबन 6 लाख। ईरान 4 गुना ज्यादा बड़ा है इराक से, दुगना है अफगानिस्तान से। और ईरान में जो भौगोलिक स्थितियां हैं,
टेरेन जिसे बोलते हैं हम मिलिट्री में, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, माउंटेन्स है। तो वहां पर जमीनी लड़ाई में अमेरिका के इतनी फौज से जीतने का कोई चांस नहीं। दूसरी चीज ये है जिसे बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आपने नहीं खोला तो मैं जबरदस्ती खुलवाऊंगा, तो जबरदस्ती आप नहीं खुलवा सकते, क्योंकि जितने आइलैंड हैं वहां पे तकरीबन 7-8 ऐसे आइलैंड हैं जो उस चैनल को जहां से जहाज गुजरते हैं उसको डोमिनेट करते हैं। उन सब पर IRGC की डिप्लॉयमेंट है। अगर आप उसको खुलवाना चाहते हैं तो अमेरिका के लिए 100% आइलैंड आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। ईरान के लिए अगर उसके पास 1 या 2 आइलैंड भी बच जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। तो एक जिसे बोलते हैं एसिमेट्री की लड़ाई में एडवांटेज जो है वो ईरान के पास है, क्योंकि अमेरिका को बहुत कुछ करना पड़ेगा और सारे आइलैंड। लेकिन एक चीज बड़ी रोमांचक ये है अरसाना साहब, क्यों कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, लेकिन अमेरिका ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। और उस लिहाज से अगर देखा जाए, जिस रणनीति के तहत इस वक्त ईरान चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग मिलिट्री एनालिसिस में कहते हैं कि टेरेन फ्रिक्शन का अगर आप इस्तेमाल कर पाते हैं, ज्योग्राफी का अगर आप इस्तेमाल कर पाते हैं, तो आप हमेशा दुश्मन से, चाहे दुश्मन से अगर आपके पास सामान कम भी है, लड़ाई बिल्कुल सैन्य बल अगर कम भी है तो आप जीत सकते हैं, तो भी आप जीत पाएंगे। अभी वियतनाम में टेरेन फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया वियतनाम ने और वियतनाम फायदे में रहा। उसी मुताबिक अफगानिस्तान में ये लोग 20 साल नहीं जीत पाए, क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं जहां पर टेरेन डिफिकल्ट है वहां पे अमेरिकी सोल्जर नहीं लड़ पाए। और वो लोग क्या कर रहे थे कि जगह जो टाउन्स है वहां से जाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर कर रहे थे। अब ये इनडायरेक्ट फायर से अभी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प सोच रहे थे कि शायद स्टैंड ऑफ स्ट्राइक से मैं लड़ाई जीत जाऊंगा। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक से लड़ाई नहीं जीत सकते, और आप नुकसान कर सकते हैं स्टैंड ऑफ लड़ाई से, और स्टैंड ऑफ अटैक से नुकसान आपने काफी कर दिया ईरान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लड़ाई जीतना और नुकसान करना ये दो अलग बात है। ना आपकी रिजीम चेंज हुई, ना ईरान ने सरेंडर किया, जैसे आपने बोला था अनकंडीशनल सरेंडर एक एम रखा था, वो भी नहीं हुआ। रिजीम चेंज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो और ज्यादा हार्डलाइनर रिजीम आ गई है, जो आप सोच के बैठे थे कि जी मैं चेंज कर दूंगा, और आपके ऊपर अटैक। और एक चीज और भी है इसमें अरसाना साहब, क्योंकि जिस आक्रोश का दावा कर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला, उस तरह का आक्रोश और विद्रोह वो खुद अपने घर पर झेल रहे हैं। और नाटो के जो तमाम देश हैं उन्होंने भी ट्रंप को कहीं ना कहीं अलग थलग छोड़ दिया, क्योंकि फ्रांस ने जिस तरह से अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर साफ मना कर दिया। बिल्कुल, अभी उसका इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो शायद आप टैक्टिकल बैटल जीत भी जाएं, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकल बड़े लड़ाई जो है वो हार जाते हैं। जी। अब अमेरिका चाहे ईरान का नुकसान काफी कर दिया और करके बड़ा जोर से बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं जीत गया, लेकिन आप बड़े पैमाने पे तो हार गए ना। आपके नाटो एलाइज आपके साथ नहीं है, आपके वर्ल्ड में वर्चस्व कम हो रहा है। आराम से वो बोल रहा है कि जी मैं अभी टैक्स भी लूंगा और ये तेल जो है वो युआन में बेचूंगा। आप सोच रहे थे कि नहीं मेरा डॉलर में बिकना चाहिए, इस एम के साथ लेके आप लड़ाई में कूदे थे। उसके बाद जो लंबी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें जैसे बोलते हैं, अब आप ईरान लड़ रहा है, आप कमजोर हो रहे हैं, आपकी एमुनिशन खत्म होता जा रहा है और आप कमजोर होते जा रहे हैं, बजाय बनस्पत चीन के। चीन ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया, बिना कुछ करे चीन जो है उसको रिलेटिव एडवांटेज कितनी मिल गई। देखिए, अगर बिग पावर की जो कंपटीशन देखा जाए, उस कंपटीशन में बहुत फायदा हो गया चीन को, ऑटोमेटिकली बैठे हुए। तेल का कीमत बढ़ी, रूस की इनकम बढ़ गई। तो हर जगह आप देखिए, आप हर जगह आप लूज कर रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी बनाने में कहीं ना कहीं मात खा गए ट्रंप। लेकिन इसमें अगर हम ईरान के अगले मूव की बात करें, जिस तरह से बहुत ही कड़क शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जो यूनाइटेड नेशंस जो उससे बड़े सख्त और तल्ख लहजे में एक चिट्ठी भी लिखी गई है, अगला मूव रणनीतिक और रक्षात्मक लिहाज से, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, बेहतर बता पाएंगे क्या हो सकता है ईरान का? देखिए, ईरान का अभी जो मूव है वो ये होगा कि मैं जो ये कन्वेंशनल लड़ाई है उससे मैं हटके एसिमेट्रिक लड़ाई में आ जाऊं। एसिमेट्रिक लड़ाई का मतलब है कि कुछ समय के हर थोड़े 1-2 दिन में कोई एक संस्थान उड़ा दूं, उसमें वेस्ट एशिया में या इजराइल में एक आध हमला छोटा मोटा करके, और उसके बाद में ये लोग अपने आप, लड़ाई भी बंद नहीं हुई, आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप जीत गए और आप जो है मुसीबत में घूमते रहेंगे।
तो उसके बाद में तो ये उन्हें जैसे बोलते हैं ना, लड़ाई को वो लंबा खींच पाएंगे जैसे अफगानिस्तान ने खींचा, कन्वेंशनल वॉर से हट फिर वो एसिमेट्रिक वॉर यानी कि गोरिल्ला वॉरफेयर की तरफ आ गए। भाई ये लड़ाई आने वाला है अभी, क्योंकि उनकी भी कोई असीमित भंडार नहीं है एमुनिशन का या मिसाइल का या ड्रोन्स का। तो अब क्या करेंगे, वो रेट ऑफ फायर अपना कम कर देंगे और कम फायर करने पर असरदार फायर और कम और असरदार फायर करने पर ज्यादा जोर देंगे और उन जगह से और उन जगह पर फायर करेंगे जिस पर असर ज्यादा हो, ताकि उनकी जो भी उनके पास जो सामान है वो लंबा चले और अमेरिका इस बीच अमेरिका के ऊपर कॉस्ट बढ़ जाए और अमेरिका के इंटरनल जी। तो पश्चिम एशिया संघर्ष का 37वां दिन आज, जिस तरह से हम अपने विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी, असाना साहब कीजिए अपनी बात पूरी। हाँ, तो मेरा अपना मानना है कि कन्वेंशनल लड़ाई से वो एसिमेट्रिक लड़ाई या गोरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाएंगे, उनका अगला मूव यही होगा और इसको लंबा खींचेंगे ताकि अमेरिका के ऊपर कीमत पड़ जाए, पॉलिटिकल कीमत, इकोनॉमिक कीमत, मिलिट्री कीमत, रेपुटेशनल कीमत। ये कीमतें जो हैं वो अमेरिका की जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे ईरान, लेकिन इसके साथ असाना साहब इसके साथ जो रिपलिंग नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, कोलैटरल डैमेज है, वो पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में जो मौजूदा ईरानी लीडरशिप है, आप इसे पिछली लीडरशिप से कितना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अलग और फोकस्ड मानते हैं इस पूरे युद्ध को लेकर? देखिए, अभी की जो लीडरशिप है वो लड़ाई के टाइम पर आई है और लड़ाई के टाइम पर उस मौके पे आई है जब उनका मेन लीडर यानी कि अयतुल्लाह खुमैनी मारा गया, जो कि रिलीजियस लीडर भी था नेशनल लीडर होने के साथ साथ। तो ये एक बदले का जज्बा लेके ये रिजीम अपने शासन पे आई है और जितने भी जो अभी लीडर्स हैं इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड अपना कमांड कंट्रोल कर दिया था ताकि हर एक जगह आरजीसी के पास जो सामान है वो अपने आप टारगेटिंग करते रहें बिना किसी परेशानी के। अगर लीडर मर भी जाता है या सेंट्रली कोई नहीं मिलता है तो मोटे तौर पे इनको पता है अपना कि भाई हमने जो है ये हमारी लड़ाई सर्वाइवल की है, हमने सर्वाइव करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने अमेरिका और इजराइल के ऊपर कीमत बढ़ानी है, जो कि मैंने भी बताया, चाहे वो पॉलिटिकल कॉस्ट हो, मिलिट्री कॉस्ट हो, रेपुटेशनल कॉस्ट हो, इकोनॉमिक कॉस्ट हो, उसको बढ़ाना है अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर। तो ये इनके एम क्लियर हो गए हैं और अब ये जो लीडरशिप है ये उस जज्बे से, ये लीडरशिप अभी मौत से नहीं डरती, सबसे बड़ी बात। और ये लीडरशिप इस चीज पे आई है कि मैं हूं आज तो ठीक है, अगर मैं नहीं हूं तो लड़ाई जल्दी चाहिए। तो वो इस जज्बे पे जब आ जाता है, एक तरीके से आपने उनको ईरान को एक दीवार के साथ जो होते हैं ना, बॉक्सर को आप कोने में अगर ले जाते हैं तो फिर उसने मारना ही मारना है, तो उस सिचुएशन में ईरान है। और ईरान का लॉजिक भी बड़ा क्लियर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में वो बोल रहा है कि देखिए मैंने लड़ाई शुरू नहीं की, बिल्कुल मैं सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ। डिफेंड करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है सिवाय इसके कि मैं जो मेरे आसपास अमेरिकी रिलेटेड संस्थान है उनके ऊपर में हम। तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव है ईरान, लेकिन क्या अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर है? इन 48 घंटों का जो अल्टीमेटम दिया गया है, किस तरह की रणनीति अब इजराइल और अमेरिका अपनाएंगे और इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान क्या कदम उठाएगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असाना साहब इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर कोशिश यही है कि जो ये 37वां दिन है पश्चिम एशिया की जंग का, किस तरह से कुछ मध्यस्थता हो, को डायलॉग निकल कर सामने आए और ये ख़त्म हो। लेकिन हालात इस वक्त कहीं ना कहीं तल्ख हैं और दोनों देशों की अगर बात की जाए, इजराइल, अमेरिका और ईरान, वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस तनाव में। तो ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम और 10 दिन की समय सीमा पूरी होने पर गंभीर परिणाम भुगतेगा ईरान, ऐसा कहना है ट्रंप का। बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से है। हैदराबाद के लिए सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को पहले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि दूसरे मुकाबले में टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल की। और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लेकर बात की जाए तो उन्होंने अभी इस सीजन में सिर्फ एक मैच खेला है और उसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 अहम मुकाबले।
वहीं आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। ये मैच बेंगलुरु के HM चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन बेंगलुरु ने हैदराबाद को हराकर जीत के साथ शुरुआत की। वहीं चेन्नई की टीम दोनों मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल में RCB तीसरे स्थान पर जबकि CSK 10वें नंबर पर है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में शनिवार को भारत के विश्वनाथ सुरेश, अंकुशिता बोरो और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 3 और पदक पक्के किए। ये मुकाबला मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया। 21 साल के विश्वनाथ सुरेश ने पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन सांझार ताशकैनबे को 5-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। ताशकैनबे इस वर्ग के शीर्ष रैंकिंग मुक्केबाज हैं। महिलाओं की 65 किलोग्राम वर्ग में अंकुशिता बोरो ने कजाकिस्तान की लारा येसेन केल्दी को 4-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीनी ताइपे की पेरिस 2024 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नियान चिन चैन से है। पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में नरेंद्र बरवाल ने UAE के अगायेव को क्वार्टर फाइनल में 5-0 से हराकर दमदार जीत दर्ज की है। और आज मीडिया प्राइम में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।